हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। मैम हम सब बहुत 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 बढ़िया है जी। आप बताइए आपके क्या हाल चाल है। जी हम भी एकदम बढ़िया हैं। और बताइए लाइफ में सब मौज बहार, लाइफ में सब एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है कि नहीं। जी मैम सब कुछ एकदम क्लासिक चल रहा है, लाइफ एकदम बिंदास चल रही है। हंसते रहते हो कि नहीं हंसते रहते हो, खुश रहते हो कि नहीं खुश रहते हो, या फिर एकदम रोतड़ा सा मुंह लेके बैठे रहते हो। नो मैम हम सब बहुत खुश होके पढ़ते हैं, क्योंकि आपने बताया था खुश रहेंगे तो माइंड एक्टिव रहेगा, और माइंड एक्टिव रहेगा तो फिर हम चीज़ों को जल्दी 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 रिकॉल कर पाएंगे। माइंड मेमोरी एकदम शार्प रहेगी, और जो भी हम पढ़ेंगे वो लॉन्ग रन के लिए हमको याद रहेगा। जी हाँ, अगर सोच सोच के पढ़ोगे इन द सेंस कि माइंड में कुछ और चल रहा है, पढ़ कुछ और रहे हो, तो ना तो वो सोच पा रहे अच्छे से, ना यहाँ पर पढ़ पा रहे हो, तो कुछ भी नहीं होगा। तो एक टाइम पर एक काम करो, ढंग से करो। पढ़ाई के टाइम पर तो कोई अदर काम करो ही मत। जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ो, जब गेम खेल रहे हो तो सिर्फ गेम्स खेलो। जो काम कर रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम पर वही काम करो, फिर देखो काम की इफेक्टिवनेस कहाँ से कहाँ ले जाती है आपको। चलिए जी, ये थोड़ी सी बातें जो मैंने आपको बता दी। हालांकि मैं डेली बोलती हूँ कि बच्चे पढ़ो पढ़ो एंड पढ़ो। पढ़ोगे, खुद का नाम आगे बढ़ाओगे, पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे। लाइफ में आपकी फैमिली नहीं आपको जानेगी, हर कोई आपको जानेगा। कुछ ऐसा काम करो जिससे हर कोई जाने, हर किसी के मुंह पे सिर्फ आपका नाम हो। अब ये चीज़ दो ही केसेस में पॉसिबल होती है, या तो आप कुछ अच्छा करके बन जाओ या फिर आप कुछ बुरा कर दो। तो बेटर है कि जब हम अच्छा करेंगे तो हमें सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। हम सब कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा नाम अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ेगा, तो हमारे पेरेंट्स को खुशी मिलेगी। गलत ट्रैक पर जाओगे तो आप सबको पता है कि उसका परिणाम क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। चलिए जी, मेरा काम था आप सबको समझाना। अब आप सबको समझ कितना आया, कितना आप सबने समझा, ये सब आपके ऊपर है। मैं फिर भी बोलूँगी पढ़ो पढ़ो एंड पढ़ो, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। चलिए जी, मार्क्स लाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी जी, बता दे रही हूँ। चलिए अब स्टार्ट करें। हम कर रहे थे पीजीबीपी। पीजीबीपी में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। अब तक में 31 तो अब रट गया, अब उसको रिवाइज नहीं कराऊंगी। ऑलरेडी 6 क्लास में उसको इतना रिवाइज किया, आई होप विद लॉजिकली अब आपके दिमाग में वो सेट होगा। उसके बाद हमने डेप्रीशिएशन किया था, डेप्रीशिएशन भी मैंने रिवाइज आपको पूरा अच्छे से करवा दिया। समरी भी दे रखी है डेप्रीशिएशन की नीचे, फुल फ्लैश पूरा डेप्रीशिएशन पढ़ाया। उस डेप्रीशिएशन को पढ़ाने के बाद बड़े ही प्यारे शब्दों में हैंड रिटन नोट समरी आपके पास है। एग्जाम के लिए रामबाण है ये हैंड रिटन समरी, इसको मत छोड़ देना। एग्जाम से 1 घंटे पहले बड़ी काम आने वाली चीज है। ठीक है मैम, एक बार दिखा दो। बढ़ रहे हैं उसी की और बढ़ रहे हैं, टेंशन ना लो। हालांकि आप ही के पास नोट्स ना टेलीग्राम पर पढ़े, हम तो कुछ रखते ही नहीं। जो भी बनाते हैं आप ही के लिए बनाते हैं और सब कुछ आपको दे देते हैं। तो मैं वो समरी निकाल रही हूँ, एक बार निकल आए ये वो समरी। जहां पर ये डेप्रीशिएशन का टॉपिक खत्म होगा जस्ट उसी के नीचे फाइनल समरी है, जो कि हम क्लास में पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये समरी भी रिवाइज भी कर ली है। समरी कराने के बाद लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस के बारे में बताया था। जब इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस में आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में, बैकवर्ड एरिया आपको बताए थे कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। इन स्टेट के जो भी बैकवर्ड एरिया है विच इज नोटिफाइड बाय द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि नोटिफाइड किए गए हैं, उन बैकवर्ड एरियाज में जाके अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ओपन कर देते हो, जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, प्रोडक्शन का काम करते हो, चीजों को प्रोड्यूस करते हो, तो वहां पर अगर आप कोई भी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करते हो, किसी भी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करते हो, तो आपको डैप तो मिलेगा, एडिशनल डैप भी मिलेगा, लेकिन आपको अलग से इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस भी मिलेगा। और ये इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस कितना मिलता था, जल्दी से बताइए मैम। 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिलता था। लेकिन इसके अंदर मैंने आपको एक बात और पढ़ाई थी कि यहाँ पर न्यू असेट का क्या मतलब है। न्यू असेट का मतलब होता है कि मैम प्रॉपरली न्यू हो। लेकिन अगर आपने कोई असेट कहीं से परचेज कर रखी है, कहीं और से परचेज कर रखी है और वो किसी और के ऑफिस में यूज हो चुकी है, तो क्या उसे हम न्यू एसेट बोलेंगे? नो। लेकिन अगर एसेट आपने इंपोर्ट की और इंपोर्ट करने से पहले आपके अलावा किसी और के द्वारा वो यूज की गई है, तो हम उसको न्यू एसेट बोलेंगे जी, बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, कहाँ मना कर रखा है लॉ ने।
चलिए जी, ये सारी बातें पढ़ाने के बाद ये भी बताया था कि जब आपको अलाउंसेस मिल जाता है तो फिर आपको उस एसेट को 5 साल के लिए यूज करना होता है। अगर आप 5 साल से पहले ही बेच देते हो तो जितना भी अलाउंसेस आपको मिला था वो सारा आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इतनी बातें की थी। फिर ये भी बताया था कि जो आप ये एसेट परचेज कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर ये सब परचेज कर रहे हो, इनकी वैल्यू अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है और आपने 10,000 रुपए की पेमेंट जो की है वो अदर देन बैंकिंग चैनल के थ्रू कर दी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स आपको दिए थे लिख के, जिसमें बताया था कि भाई बहनों सभी मेरे बच्चों सुन लो कि जो भी अलाउंसेस होगा वो कितना मिलेगा आप सबको, 15% मिलेगा। कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। इसके बाद क्या बताया था कि जो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने अलाउंसेस में, तो उसमें से आपको क्या मिला, 15% का डिडक्शन मिल गया। और ये जो 15% का जो डिडक्शन आपको मिला है ये WDV में से आप रिड्यूस नहीं करोगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके कंप्यूटर्स, ऑफिस अप्लायंसेस होते हैं, अगर वो ऑफिस में यूज हो रहे हैं तब तो आपको डेप नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो ऑफिस में ना यूज होकर आपकी फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं तो फिर आप उस पर भी डेप्रीशिएशन के साथ साथ ये एडिशनल अलाउंसेस भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है जी। फिर एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पशन है अलाउंसेस वाली, ये आपकी अलाउंसेस वाली पावर जनरेटिंग सेक्टर में नहीं लगेगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल के ऊपर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगी। अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदा और उसको 180 डेज से पुट टू यूज किया तो क्या आपके अलाउंसेस कम कर दिए जाएंगे, 50% कर दिए जाएंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। यही तो मजेदार वाली बात थी। पूरे के पूरे 100%, दैट मीन्स पूरा का पूरा 15% आप अलाउंसेस क्लेम कर सकते हो। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन कराई थी लास्ट क्लास में, बहुत ही बढ़िया तरीके से करा दी थी, आप सबको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल भी दिया था एक, होमवर्क में बिल्कुल सेम एग्जाम्पल था, तो मैंने बोला था कि होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन जैसा एग्जाम्पल था, इलस्ट्रेशन क्लास में करा दी गई थी। पता नहीं पढ़ते भी हो कि नहीं पढ़ते हो घर जाके, मुझे तो यही टेंशन रहती है आप सबकी, पढ़ते हो घर जाके कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ोगे नहीं तो देखो कुछ नहीं होने वाला, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। क्लास करो, क्लास में इतना बढ़िया से समरी करा रही हूँ, सब कुछ करा रही हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ रही हूँ, जितना भी हमें रियल लाइफ में जरूरी है उस चीज का डिटेल एनालिसिस कर देती हूँ, सब कुछ आपको करके दे रही हूँ। प्लीज 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 अब आपकी बारी भी है कुछ करने की। अब देखो इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। मैम हम तो पक्के वाले ढीठ हो गए, आप कुछ भी बोलो हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा जी, चलिए अब आता है हमारा, इसको करने के बाद मैंने आपको पढ़ाया था स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में। स्पेसिफाइड बिजनेस की जब हमने बात की थी तो वहां पर कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बोला था कि अब जो भी कैपेक्स करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा करोगे कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस में, तो जितना भी आप खर्चा करोगे वो सारा का सारा खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। मैम 100% बताया था, हमको याद आ रहा है? जी बिल्कुल सही याद आ रहा है, इतने भी ढीठ नहीं हुए, अभी अब आपको बातें याद आती हैं। 100% अलाउ हो जाएगा? जी बिल्कुल 100% अलाउ हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्या मैम रेवेन्यू एक्सपेंस भी अलाउ हो जाएगा? जी क्यों नहीं होगा, रेवेन्यू भी अलाउ होगा, वो भी 100% अलाउ होगा, लेकिन वो सेक्शन नंबर 35 AD में नहीं अलाउ होगा, वो अलाउ होगा आपका सेक्शन नंबर 30 to 37 की जो सीरीज है उसमें। इसके बाद आपको स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में समझाया था कि कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी होती है, और ऐसे कोई भी हॉस्पिटल्स वगैरह जहां पर 100 बेड से ज़्यादा है आपने उनको बनाया हो और उनको ऑपरेट कर रहे हो, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग फ्रेम स्कीम के अंदर आता हो, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर का बिजनेस हो गया, क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम्स की जो भी पाइपलाइंस वगैरह लगा रहे हो उन सब का खर्चा यहाँ पर आता है। और आता है अगर आप होटल वगैरह बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड करने के साथ साथ इसको आप रन भी कर रहे हो, ऑपरेट भी कर रहे हो, और वो जो होटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 स्टार से ज़्यादा कैटेगरी को नोटिफाई कर रखा है, या फिर 2 स्टार कैटेगरी में नोटिफाई कर रखा है। या फिर हमने पढ़ा था कि आप किसी भी बिल्डिंग को डेवलप करो या फिर बिल्ड करो अंडर अ हाउसिंग प्रोजेक्ट स्कीम, या फिर स्लम डेवलपमेंट स्कीम के तहत, या फिर रिहैबिलिटेशन स्कीम के तहत। फिर मैंने आपको बताया था कि आप कोई इनलैंड कंटेनर डिपोट खोल रहे हो, उसको इस ऑपरेट कर रहे हो, या फिर कंटेनर फ्रेट स्टेशन को ऑपरेट कर रहे हो, कल बताया था कि ये सब क्या होता है। इन चीज़ों का आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप हनी और बीस वैक्स का प्रोडक्शन करते हो,
कल डिटेल में समझाया था ये सब, ठीक है जी। आज बस रिवीजन करा रही हूँ। नहीं समझ आ रहा होगा आज की क्लास में तो पहले कल की क्लास देख लेना, कहाँ से समझ आएगा। कल पूरा 1.5 घंटा लगाया था, आज मुश्किल से 4-5 मिनट में पूरा समझा दूंगी। सिलरी पाइपलाइंस लेंग ऑपरेट, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था जो आयरन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो भी पाइपलाइंस वगैरह लगाए गए हैं आयरन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस केस में अगर ऐसा आपने कोई बिजनेस खोला है तो इस केस में भी आपको सारे एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे। सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन के बिजनेस के बारे में बताया था, यहाँ पर भी अलाउ हो जाते हैं। आप कोई रोड बना रहे हो, टोल ब्रिज बना रहे हो, रेल ब्रिज ऑन रेल बना रहे हो, हाईवे प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग और अदर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, कोई वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हो, कोई सी रूट जो मैंने आपको बताया था नेविगेशन चैनल बिछाए जा रहे हैं इस टाइम रिलायंस के द्वारा सी के अंदर, वो हो गया। पोर्ट बनवा रहे हो, एयरपोर्ट बनवा रहे हो, इनलैंड वाटर वे बनवा रहे हो, ऐसा कोई सा भी आप बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप कैपेक्स खर्च कर रहे हो तो आपको 35 AD में अलाउ हो जाएगा 100%। लेकिन अगर आप रेवेन्यू नेचर का खर्चा इनकर्ड कर रहे हो तो वो आपको 30 to 37 की सीरीज में अलाउ हो जाएगा जी। चलिए जी, सभी बोलेंगे जय माता दी, जय माता दी। नेक्स्ट, फिर इसमें इंपॉर्टेंट नोट बताया था कि मैम आपने हमें ये बताया था, हमको याद आ रहा है कि कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस को कमेंस होने से पहले किया गया हो, ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है ना जो आपने हमें बताया, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन सारे बिजनेस, और ये जो पोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये सारे बिजनेस की जो खर्चे है ना बिजनेस शुरू होने से पहले किए गए होंगे ना तब भी 100% अलाउ हो जाएंगे। सिमिलरली रेवेन्यू नेचर का खर्चा भी अगर आपने बिजनेस को शुरू होने से पहले किया होगा तो वो भी आपको अलाउ हो जाएगा अंडर 30 to 37। ठीक है जी मैम, लेकिन मैम ये कैपिटल नेचर वाला कब अलाउ होता है? ये 35 AD में ही अलाउ होगा, चाहे आप पहले खर्च कर दो चाहे आप बिजनेस को कमेंस होने के बाद खर्च करो। फिर आपको बताया था कि जो एक्विजिशन ऑफ लैंड होता है, गुडविल होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इन चीजों के ऊपर किया गया खर्चा आपको 35 AD की डिडक्शन नहीं दिलाएगा। कैश एक्सपेंडिचर की बातें बताई थी, अगर आप कोई भी खर्चा करते हो जो कि 10,000 रुपये से ज़्यादा का करते हो, आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश से खर्चा कर देते हो किसी भी कैपिटल असेट को परचेज करने के लिए, तो फिर आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी, फिर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है जी। फिर ये बताया था कि जो न्यू बिजनेस मीन्स न्यू बिजनेस, उसमें आप एक बिजनेस के 2 टुकड़े मत कर देना, दूसरे टुकड़े को न्यू बिजनेस नहीं माना जाएगा जी, एकदम नया बिजनेस खोल लेना। स्प्लिटिंग अप करके कोई बिजनेस बनाओगे उसको हम नया बिजनेस नहीं मानेंगे, रिकंस्ट्रक्शन को हम नया बिजनेस नहीं मानेंगे। न्यू मीन्स न्यू। मैम आपने बोला कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, जी हाँ। क्या मैम थोड़ा मोड़ा ओल्ड चल जाएगा? जी मैंने आपको बताया था ना, टोटल प्लांट एंड मशीनरी में देख लेना जो पुराने वाला हिस्सा है वो अगर 20% ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी का है तो फिर इतना चल जाएगा। सेकेंड हैंड इम्पोर्टेड मशीनरी इज ट्रीटेड एज अ न्यू और नॉट? जो सेकेंड हैंड मशीन होती है, सेकेंड हैंड इम्पोर्टेड मशीन को भी आप न्यू मशीन ही ट्रीट करोगे। ऑडिट रिक्वायरमेंट, ऑडिट आपको कराना पड़ेगा अगर आपको ये वाली डिडक्शन क्लेम करनी है। होटल्स का केस समझाया था, आप बिल्ड कर रहे हो बट आप ऑपरेट नहीं कर रहे हो, स्टिल आपको डिडक्शन मिल जाएगी। मिनिमम होल्डिंग पीरियड के बारे में बताया था कि आपको 8 साल तक इस एसेट को होल्ड करके रखना होता है। 8 साल से पहले बेच दोगे तो मैंने आपको बताया था कि जो डिडक्शंस होती हैं वापस टैक्सेबल होना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको क्या बताया था कि डबल डिडक्शन कभी नहीं मिलेगी, मतलब कि अगर आपने 35 AD में 100% डिडक्शन क्लेम कर ली तो अब आपको उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताया था कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से आपको लॉस आ जाता है तो ये लॉस को आप अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अनदर स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई प्रॉफिट नहीं है तो आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर देना। और कैरी फॉरवर्ड कितने सालों तक कर सकते हो? अनलिमिटेड सालों तक कर सकते हो। मैम कैरी फॉरवर्ड करने के बाद कौन से प्रॉफिट से सेट ऑफ करेंगे? जी कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी आप स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करोगे, कभी भी नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करोगे। उसके बाद में एग्जांपल कराया था, बड़ा ही क्यूटी पाई सा एग्जांपल था, बिल्कुल आप सबके जैसा ही था। ठीक है जी, इतना ही बस पढ़ाया था, इतना भी तो आप सब करके नहीं आते। मुझे तो इसलिए गुस्सा आ जाता है आप सब पे कि करते क्या हो। 24 आवर्स होते हैं, कितना सोओगे? 7 घंटे सो लोगे, उसके बाद भी तो कितना सारा टाइम बचता है। फिर भी पता नहीं ये क्लास रूम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये क्लास ऑन टाइम करते ही नहीं है, बाद में क्लास करेंगे फिर बाद में डाउट पूछते हैं। अरे साथ में कर लो, क्या दिक्कत है? साथ में करो और मजा आएगा। मुझे भी पढ़ाने में मोटिवेशन मिलती है जब साथ में करते हो कि ठीक है बच्चे क्लास कर रहे हैं, क्लासरूम स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं एटलीस्ट।
अब आप लोग नहीं क्लास करते हो, पता है जो बाकी बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं और जिन्होंने क्लासरूम में क्लास ली है वो ही नहीं कर रहे हैं, वो बाद में करते हैं। पता नहीं पंक्चुअलिटी कहाँ गई सबकी। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं तो बहुत डांट देती हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ। अब नहीं कोई डांटूंगी, अब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 बात करता है साइंटिफिक रिसर्च की। किसकी बात करता है? साइंटिफिक रिसर्च की। अगर आप कोई खर्चा करते हो, सॉरी वो सिस्टम का थोड़ा सा हो गया था। अगर आप कोई खर्चा करते हो साइंटिफिक रिसर्च के नेचर का, आप कोई रिसर्च करा रहे हो, तो रिसर्च जब कराते हैं तो रिसर्च फ्री में तो नहीं हो जाती। रिसर्च कराने में क्या जाता है? पैसा जाता है। तो जो पैसा जाता है गवर्नमेंट बोलती है वो पैसा हम आपको क्या कर देंगे? अलाउ कर देंगे। मतलब कि जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो इतना खर्चा हम आपका माइनस करवा देंगे, फिर जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसमें ही हम आपसे टैक्स लेंगे। यानी कि सपोज करो आपका जो नेट प्रॉफिट, मतलब जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है अभी 100 करोड़, लेकिन आपने 5 करोड़ का खर्चा कर रखा है साइंटिफिक रिसर्च में। आपने बिजनेस के लिए रिसर्च वगैरह कराई थी, या फिर किसी और इंस्टीट्यूशन को आपने रिसर्च करने के लिए पैसा दिया था, किसी कॉलेज को रिसर्च करने के लिए पैसा दिया था, आपने जो IITs होते हैं उनमें अपना पैसा भेजा था कि लो हम डोनेशन दे रहे हैं, आप रिसर्च करो। तो ऐसी कोई भी घटना आपने घटित कर दी, आपने रिसर्च कराने के लिए पैसा दिया। हो सकता है आपने खुद के बिजनेस पर रिसर्च कराई हो सकता है आपने किसी और को पैसा डोनेट किया हो रिसर्च करने के लिए, कोई और रिसर्च कर रहा हो, बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च नहीं है, ऐसे ही कोई अदर रिसर्च हो रही थी, आपने कहा ठीक है जी ये पैसा ले लो, हम रिसर्च में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आपके हैंड से तो पैसा गया कि नहीं गया बताइए जी, मैसेज कीजिए। जी मैम पैसा तो गया, और जब पैसा गया तो आपका तो लॉस हुआ, आपका तो खर्चा हुआ। जी मैम खर्चा हुआ। तो ये जो 100 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, गवर्नमेंट बोलती है जो 5 करोड़ का खर्चा आपने साइंटिफिक रिसर्च में किया है ना, ये खर्चा भी आप इस प्रॉफिट में से माइनस कर लो, फिर जो 95 CR का प्रॉफिट आएगा उस पर हमको टैक्स भर देना। बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम इतनी बातें समझ आ रही हैं। चलिए जी, साइंटिफिक रिसर्च का क्या मतलब है? सुनो मेरी बात। साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड्स ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइंग साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। मतलब कि साइंस को यूज करना इन सभी फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में यूज करना, फिशरीज में यूज करना, जो फिशरीज होती हैं मछली पालन वगैरह होता है, और जो एनिमल हस्बेंड्री होती हैं जानवरों का पशुपालन वगैरह जो किया जाता है, उन सब में साइंटिफिक रिसर्च का काम करा रहे हो। ठीक है जी। किसी फील्ड्स ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस, बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में जो भी आप खर्चा करोगे वो खर्चा आपको अलाउ होगा। कैसे अलाउ होगा, कितना अलाउ होगा, कब अलाउ होगा, वो आप पढ़ेंगे। अभी तक क्या पता लगा? रिसर्च के लिए जो भी खर्चा किया है वो खर्चा अलाउ होगा। आइए इसका सेक्शन नंबर याद रखना, सेक्शन नंबर होता है 35। Deduction on scientific research expenditure are allowed to a business expense। ये जो आप खर्चा कर रहे हो साइंटिफिक रिसर्च में, ये खर्चा आपको एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। कैसे अलाउ हो जाएगा? एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो फिर इस केस में देखो आप काफी सारी चीजें पढ़ोगे कि कैसा खर्चा कब अलाउ होगा, पढ़ते हैं। डिडक्शन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर आर अलाउड टू अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ये जो आपको डिडक्शन मिलेगी बिजनेस में से ही मिल जाएगी, जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा उसी में से आप इतना खर्चा माइनस कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा? ऐसा प्रॉफिट आ जाएगा जिस पर आपको टैक्स पे करना बनता है। ठीक है मैम। सबसे पहले सेक्शन आता है, ये सेक्शन अंदर के मत याद रखिएगा, लेकिन जो मैंने मेन सेक्शन याद कराया है सेक्शन नंबर 35, वो आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 35 की बातें करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन आएंगे, सब क्लॉज आएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर बताइए जी। आपने खर्चा किया और जो आपने खर्चा किया उसका नेचर है रेवेन्यू।
आप जो कैपिटल रिसर्च आप जो साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च कराने के लिए आप रेवेन्यू नेचर के खर्चे कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? रेवेन्यू नेचर के खर्चे। तो आप जितने भी खर्चे इनकर्ड कर रहे हो वो सभी खर्चे की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। मैम बिजनेस कमेंस होने के बाद कर रहे हैं तो डिडक्शन मिल रही है ना? जी हाँ, आपने कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया, बिजनेस के बाद किया, तो आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। मैम लेकिन अगर बिजनेस कमेंस होने से पहले ही हमने साइंटिफिक रिसर्च में रेवेन्यू नेचर का खर्चा कर दिया तो क्या होगा? देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपने बिजनेस को कमेंस होने से पहले ही खर्चा कर दिया साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर। होता है ना, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम रिसर्च करवाते हैं। अभी हो सकता है मैं कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने की सोच रही हूँ, ठीक है जी, मैं सपोज करो कोई दवाई की कंपनी खोलने की सोच रही हूँ। अब मैं दवाई की कंपनी तो तभी खोलूंगी जब पहले मैं उस पर रिसर्च कराऊंगी कि यहाँ पर रिसर्च वगैरह मुझे करवानी है, मतलब पर्टिकुलर चीज पर मैं कोई रिसर्च करवाऊंगी, उस पर्टिकुलर दवाई पे मैं रिसर्च कराऊंगी, तभी तो मैं उस दवाई के फॉर्मूले को बनाऊंगी। जब तक मैं यही नहीं देखूंगी, रिसर्च ही नहीं कराऊंगी, फॉर्मूला नहीं बनेगा तो दवाई बनेगी कहाँ से? तो बिजनेस तो तभी स्टार्ट होगा जब वो मेडिसिन बन जाएगी, और वो मेडिसिन कब बनेगी? जब उसके ऊपर रिसर्च हो जाएगी। रिसर्च होगा तभी वो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बनेगा तभी वो मेडिसिन बनेगी। अब कोरोना की वैक्सीन बन रही है, अब कोरोना की वैक्सीन ऐसे ही कोई बना देगा? अभी तो देखो सब रिसर्च कर रहे हैं, सब रिसर्च कर रहे हैं ना। जब रिसर्च हो जाएगी तब ये मेडिसिन बन जाएगी, फिर बिजनेस खुल जाएगा, मेडिसिन को वहां से सेल किया जाएगा। तो बेसिकली किसी भी काम को करने से पहले जो ढंग के लेवल का काम होता है उस पर रिसर्च कराई जाती है। तो रिसर्च हो सकता है आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी करा दो। जी बिल्कुल, अगर आपने रिसर्च कराई है बिजनेस कमेंस होने से पहले, उसके रॉ मटेरियल को परचेज करने पे और सैलरी, रॉ मटेरियल के ऊपर रिसर्च करा रहे थे, रिसर्च कराने में आपको जो खर्चा करना पड़ा वो आपने रॉ मटेरियल को परचेज करने पर खर्चा किया और सैलरी पर खर्चा किया। स्टाफ की जो आपने सैलरी दी है, ध्यान रखना मैं परक्यूजिट्स की बात नहीं कर रही हूँ, अदर देन परक्यूजिट्स। आपने खर्चा किया, सैलरी का खर्चा किया, लेकिन सैलरी में यहाँ पर परक्यूजिट इंक्लूड नहीं है। सैलरी का खर्चा और रॉ मटेरियल परचेज करने का खर्चा, ये दो ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं जो आप बिजनेस को कमेंस करने से पहले भी अगर इनकर्ड करोगे तब भी आपको 100% अलाउ हो जाएंगे। मैम अलाउ कब होंगे? जिस ईयर बिजनेस खोल लोगे उस ईयर इनकी डिडक्शन ले लेना। चलिए आ जाइए, देखिए फटाफट से आ जाइए, देखते हैं कि क्या हो गया। चलिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 ईयर। एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुए हैं वो कब इनकर्ड हुए हैं? विद इन 3 ईयर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो किए गए हैं वो किए गए हैं विद इन 3 ईयर immediately preceding the commencement of business to the extent certified by the prescribed authority। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कैसा कैसा खर्चा किया है, रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए या फिर सैलरी के लिए, इन दो चीजों के लिए खर्चा आपने किया है, बिजनेस को कमेंस होने से पहले किया है, वो भी कितने साल पहले? 3 साल पहले फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो जिस ईयर आप बिजनेस कमेंस कर रहे हो उस ईयर ये वाले खर्चों का आप डिडक्शन ले लीजिएगा। कितना मैम? जितना भी आपका सर्टिफाई किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा उतनी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन मैम अगर ये जो खर्चे किए हैं आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किए हैं तो जितना भी खर्चा कर रहे हो आपको सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये याद रखना कि कमेंस करने से पहले सिर्फ और सिर्फ आपको रॉ मटेरियल और सैलरी भी वो जिसमें परक्यूजिट्स नहीं आ रहे उतना ही अलाउ होगा बस। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ लैंड। देखो ध्यान से, परचेज ऑफ लैंड का आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं हो रहा। साइंटिफिक रिसर्च के केस में परचेज ऑफ लैंड का आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं हो रहा। लेकिन अदर देन लैंड परचेज के अलावा आपने कोई अदर एसेट खरीदी है, कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन कराई है, ऐसा कोई खर्चा किया हुआ है साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, तो उस केस में जो कि बिजनेस से रिलेटेड है उस केस में आपको जितना भी आपने अमाउंट इनकर्ड किया है वो अलाउ हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सेम निकली कि नहीं निकली? जी मैम निकली। देखो पहले एक बार कंपैरिजन करते हैं।
यहाँ पे जो बात की गई है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की गई है, यहाँ पर बात की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। दोनों ही खर्चे आपको पूरे पूरे अलाउ हो रहे हैं कि नहीं? जी मैम 100% अलाउ हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही खर्चे रिलेटिंग टू बिजनेस हैं। क्या है? रिलेटिंग टू बिजनेस, मतलब कि आप अपने बिजनेस को कमेंस करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च करा रहे हो। तो आपने जो खर्चा किया है, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, जितना भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो पूरा का पूरा आपको अलाउ हो जाएगा। मैम अगर बिजनेस कमेंस करने से पहले किया था तो देखो रेवेन्यू में तो पड़ा था ना 3 साल पहले किए गए सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे, जितना भी आपको अथॉरिटी ने प्रिस्क्राइब किया होगा, जो भी इनकम टैक्स की अथॉरिटी होती है उन्होंने। तो मैम अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बिजनेस के कमेंस होने से पहले किए होंगे तो क्या ये अलाउ हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। सुनो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज अलाउ इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो भी आपने कैपिटल नेचर का खर्चा किया अदर देन लैंड के खर्चे पर, चाहे तो आप ड्यूरिंग द बिजनेस करो तब भी आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे आप बिजनेस को कमेंस होने से पहले करो तब भी आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन लैंड के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो वो भूल जाओ। उसके अलावा जो भी आप खर्चा कर रहे हो कैपिटल नेचर का, चाहे बिजनेस कमेंस होने के बाद करो वो तो अलाउ हो ही जाएगा, लेकिन बिजनेस कमेंस होने से पहले किया है और 3 साल पहले किया है तो जिस साल बिजनेस कमेंसमेंट हुआ है ये पहले वाले खर्चे भी आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। ठीक है जी मैम, दोनों ही खर्चे बिजनेस से रिलेटेड थे कि नहीं? जी मैम बिजनेस से रिलेटेड थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए जी। ओके मैम, एनी सम पेड टू एन अप्रूव्ड, किसको सम पे किया गया है बताइए? एनी सम पेड टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन विच इज engaged in scientific research or to an approved universities, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूशंस। ये कह रहे हैं आपने किसी को कोई अमाउंट पे किया, आपने किसी को कोई सम ऑफ मनी पे की, किसको की अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशंस होंगे आपने उनको पे करी, या फिर आपने किसी कॉलेज को पे कर दी, आपने किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को पे कर दी, आपने अदर इंस्टीट्यूशन को पे कर दिया। क्यों पे किया? आपने कहा जी रिसर्च कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा जी? रिसर्च कर लीजिएगा। तो आपने रिसर्च के लिए कहीं पर कोई पैसा पे किया, तो इस केस में आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 100% नहीं मिलेगी बल्कि 150% मिलेगी। वाह भाई वाह मैम, ये तो बिल्कुल ही मजा आ गया। इस बात में तो एकदम ही मजा आ गया कि खर्चा करो 100 रुपए का, डिडक्शन लो 150 रुपए की। आप 100 रुपए का खर्चा कर रहे हो लेकिन डिडक्शन कितनी मिल रही है? 150 रुपए की। मैम ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हो या आप किसी अप्रूव्ड एसोसिएशन को दे रहे हो, कॉलेज को दे रहे हो, यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, इसमें आपका क्या फायदा? इसमें आपका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये डिडक्शन इसलिए मिल रही है। ये जो आप रिसर्च का खर्चा कर रहे हो ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और जो काम आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है आप उसमें पैसा क्यों इन्वेस्ट करोगे? भला करोगे? नो मैम, हम क्यों करेंगे? हम तो अपने बिजनेस में ही लगाने में सोचते हैं, दूसरों को तो हम तब बाद में दें। तो लॉ मेकर ने बोला लोगों को लालच देंगे, लोगों को जब लालच मिलेगा तो फिर वो पैसा सबको देंगे। अब यहाँ पर लालच क्या दिया कि आप 100 रुपए की डिडक्शन, 100 रुपए का अमाउंट दो और 150 रुपए की डिडक्शन पाओ। तो बेसिकली हर कोई ये फायदा उठाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? जी मैम बिल्कुल चाहेगा। तो लॉ मेकर, अगर आप कहीं, लॉ मेकर ने क्लियर कट लिख दिया कोई भी एसएसी अगर किसी भी अप्रूव्ड एसोसिएशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर किसी भी कॉलेजेस को कोई भी पैसा पे कर रहा है तो उस पर 150% की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो डिडक्शन मिलेगी ये डिडक्शन होगी बिजनेस से नॉट रिलेटेड। बिजनेस के लिए नहीं करा रहे हो, आपने तो पैसा दे दिया। अब हो सकता है आप अपने लिए करा रहे हो सकता है आप अपने लिए ना करा रहे हो, किसी भी पर्पज से करा रहे हो, पर आपके बिजनेस से वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी मैम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए नेक्स्ट क्या है? सुनिए, देखिए, सोचिए, समझिए। एनी सम पेड टू नेशनल लैबोरेटरी, आपने नेशनल लैबोरेटरी में कोई पैसा पे किया, यूनिवर्सिटी में कोई पैसा पे किया, आईआईटी में पैसा पे किया,
आप फिर से अगेन किसी नेशनल लेबोरेटरी में पैसा दे रहे हो, किसी अदर इंस्टीट्यूट में पैसा दे रहे हो, तो जो भी पैसा दे रहे हो उसमें भी आपको 150% की डिडक्शन मिल जाएगी। सम इज पेड विद साइंटिफिक डायरेक्शन दैट इज शैल बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन अ प्रोग्राम अप्रूव्ड इन दिस बिहाफ बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कोई प्रोग्राम चला रही है साइंटिफिक रिसर्च का, उस प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हो, एक तरह से पैसा दे रहे हो, पैसे को एक तरह से डोनेट कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कर रहे हो, तब भी आपको 150% की डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए जी, एनी सम पेड टू इंडियन कंपनीज, कोई भी पैसा पे किसको किया जा रहा है, इंडियन कंपनी। एनी सम पेड टू एन इंडियन कंपनी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ये जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी इनकम टैक्स की, उसने कोई इंडियन कंपनी को क्या किया है, अप्रूव्ड कर दिया है कि जी आप एक इंडियन कंपनी, आप ही साइंटिफिक रिसर्च का काम कीजिए। अब ऐसी कंपनी जो कि साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है, उसको आप क्या दे रहे हो, कोई पैसा दे रहे हो। वो जो रिसर्च कर रही है आप उनमें कुछ पैसा एक तरह से डोनेट करके आ रहे हो, लो जी लो आप रिसर्च कर रहे हो, ये पैसा हमारी तरफ से रखो, चंदा का अमाउंट हमारी तरफ से रखो, बेसिकली आप एक तरह से सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। तो वहां पर जो भी आप सम पे कर रहे हो उसमें भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। सच कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ये जो इंडियन कंपनी ऑब्वियसली इंडिया में रजिस्टर्ड होगी, जब भी तो इंडियन कंपनी बनेगी, और ये वो इंडियन कंपनी होगी जिसको अप्रूव्ड कर रखा होगा अथॉरिटी ने, इनकम टैक्स की जो भी अथॉरिटी होगी उसने। चलिए आइए, हो सकता है इनकम टैक्स की अथॉरिटी रही हो सकता है कोई अनदर अथॉरिटी गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखी हो कि वही अथॉरिटी इसको प्रिस्क्राइब करेंगी। तो अथॉरिटी का आपको नेम याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि इस जगह पर खर्चा किया है ना, ठीक है 100% की डिडक्शन, इस जगह पर किया है ना, ठीक है 150% की डिडक्शन। नेक्स्ट, एनी सम पेड टू एनी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन for the purpose of research in social science और statistical research। आप social science पर रिसर्च कराने के लिए पैसा दे रहे हो किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, या फिर आप जो पैसा दे रहे हो वो स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दे रहे हो, स्टैटिक्स रिसर्च आप करा रहे हो, ठीक है जी, लेकिन वो जो रिसर्च है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस में आपको 100% की डिडक्शन मिल जाएगी। नेक्स्ट सुनिए जी, नेक्स्ट, वेयर अ कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कोई कंपनी है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इंगेज्ड है, या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी भी आर्टिकल और थिंग का, ऐसे आर्टिकल थिंग जो कि 11th शेड्यूल में नहीं आते, जो कि 11th शेड्यूल में जो भी लिस्ट है उसमें नहीं आते। मैम 11th शेड्यूल में कैसे गुड्स लिखे हुए हैं, कैसे आर्टिकल और थिंग्स लिखे हुए हैं, इनमें नॉन प्रायोरिटीज आइटम्स लिखे हुए हैं। कैसे आइटम, जिनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल सिगरेट। सिगरेट इज अ नॉन प्रायोरिटी आइटम। अगर कोई कंपनी जो कि इंगेज्ड है बायोटेक्नोलॉजी में या फिर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऐसे प्रोडक्ट्स की जो कि 11th शेड्यूल में फॉल नहीं करते, वो कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड करती है, ये कंपनी कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड करती है लैंड और बिल्डिंग के अलावा। लैंड और बिल्डिंग के खर्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये बिल्डिंग कोई रिसर्च इन डेवलपमेंट रिसर्च पे खर्चे इनकर्ड करती है, और ये रिसर्च इन हाउस कराती है और अपने बिजनेस के लिए करा रही है, तो उस केस में जितना भी खर्चा करेगी वो सारा का सारा 100% नहीं 150% अलाउड होगा। कितना अलाउ होगा, 150%। बात समझ आई कि नहीं आई बताइए। नो मैम, सच्ची बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आया। चलिए जी फिर समझाती हूँ इस बात को। ये क्या बोल रहे हैं कि कोई एक कंपनी है, ठीक है जी, ये है कोई एक कंपनी, ये है एक कंपनी, यहाँ पर मैंने एक कंपनी आप सबके सामने बना दी है, ठीक है जी, ये है कंपनी, ठीक है मैम, ये है कंपनी। ये जो कंपनी है ये इंगेज्ड है बायोटेक्नोलॉजी में इंगेज है, या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी भी गुड्स का, किसी भी आर्टिकल का, अदर देन नॉन प्रायोरिटी गुड्स। नॉन प्रायोरिटी गुड्स कौन से होते हैं, जो कि 11th शेड्यूल है इनकम टैक्स का, उसमें लिस्ट में प्रिस्क्राइब कर रखे होंगे इन्होंने, वहां पर जो भी है उनको छोड़ दो। उनके अलावा अगर आप किसी भी आर्टिकल का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रिसर्च के लिए अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग,
आपको 150% की हम क्या देंगे, डिडक्शन। सपोज आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम आपको डिडक्शन कितने रुपए की देंगे, 1,50,000 की। आइए समझिए फिर से। ऐसा कांड हो रहा है, कैसा हो रहा है कि कोई भी कंपनी है रिसर्च में खर्चा कर रही है और इन हाउस रिसर्च करा रही है, मतलब अपनी कंपनी में रिसर्च कराई जा रही है। और वो जो रिसर्च है वो कौन सी कंपनी करा रही है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी भी प्रोडक्ट की, जो कि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आते, या फिर वो कंपनी बायोटेक्नोलॉजी में इंगेज्ड है। तो उस केस में वो कंपनी जो भी खर्चा करेगी, सारा का सारा खर्चा पर उसको 150% की डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन एक चीज और देखो, इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और एक्सपेंडिचर शैल अलाउ टू एक्सटेंड 100%। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराया है तो आपको हर कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, 100% की। लेकिन आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए हैं लैंड और बिल्डिंग को एक्वायर करने में, तो उस केस में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने लैंड को एक्वायर करने में खर्चा किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ लैंड की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 100% मिलेगी। चलिए, तो इसमें पहले क्या किया इन्होंने, कैटेगरी बांट दी, पर ये कैटेगरी मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगी। मैं जानती हूँ अभी कैटेगरी आपको समझ नहीं आई। सुनिए, अभी आपको इतना तो समझ आया ना कि ऐसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है या फिर जो कि बायोटेक्नोलॉजी में इंगेज्ड है, उनको डिडक्शन तो मिलेगी, उनको डिडक्शन तो मिलेगी। वो जो भी खर्चा करेंगी उस वाले खर्चे की इनको जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 150%। लेकिन फिर एक केस आया, उसको मैंने नोट लगा के लिखा। अगर आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराते हो या फिर आप बिल्डिंग को परचेज करते हो तो फिर आपको 150% की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने पर और बिल्डिंग को परचेज करने पर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 100%। लेकिन अगर आपने कोई लैंड परचेज किया, एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है लैंड पर, तो उस केस में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आई होप अब आपको बात समझ आई होगी। No company shall be entitled for deduction unless it enter into an agreement with prescribed authority for cooperation in such research and development facility and for audit of the accounts of maintained for that facility। सबसे पहले इस कंपनी को अग्रीमेंट करना होगा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के साथ कि हम ऐसी ऐसी रिसर्च करा रहे हैं, इन हाउस रिसर्च करा रहे हैं, तभी इनको ये डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज इनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। और तो और इनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अगर ये अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराते होंगे तो इनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आ जाइए नेक्स्ट। चलिए जी, ये तो अब आपका हो गया खत्म। एक सेकंड के लिए रुक जाइए, एक सेकंड के लिए रुक जाइए। ठीक है जी, ये अब आपका हो गया खत्म। साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस यहाँ पर लिखा है जो आपके बड़ा ही काम आने वाला है। बोलो तो समझा दूं, नहीं बोलोगे मैं तो तब भी समझाऊंगी। ठीक है जी, चलो जी सुनिए कि एनालिसिस ऑफ अबव टेबल सेक्शन 35 टू AB। ऊपर जो टेबल ये गिवन थी, इसमें ये जो भी सेक्शंस आ रहे थे उनमें से कुछ बातों पर मैंने एनालिसिस किया और यहाँ पर लिख दिया। एक तो मैंने एनालिसिस किया 35 टू AB पर, और यहाँ पर लिखा जब भी आप 35 टू AB के तहत जाके साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा कर रहे हो, 35 टू AB में कौन सी कंपनी आती है, ऐसी कंपनी जो कि नॉन बायोटिक प्रोडक्ट्स में लगी हुई है और ऐसे आर्टिकल्स थिंग्स को बना रही हैं जो कि 11 शेड्यूल में फॉल नहीं करते। तो आप ऐसे केस में इन हाउस रिसर्च करा रहे हो तो आपको लैंड के ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया जाएगा, बिल्डिंग के ऊपर 100% एक्सपेंडिचर मिलेगा, प्लांट मशीन फर्नीचर फिक्सचर्स अदर एक्सपेंडिचर 150%, कोई क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स कर रहे हो आप तो उस केस में भी 150% का आपको डिडक्शन मिलेगा। और मैंने यहाँ पर क्लियर कट लिखा, देखो बार बार मैं आपको पढ़ा रही थी कौन सा बिजनेस से रिलेटेड है कौन सा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो ऊपर जितने भी सबसेक्शंस क्लॉजेस थे उसमें 35(1)(1)(1) का क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4 ये बिजनेस से रिलेटेड
नहीं थे, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस थे, और बाकी इनके अलावा जो भी थे वो सभी बिजनेस से रिलेटेड थे। और 35 टू ए रिलेटेड टू बिजनेस था, और 32 AV में इन हाउस रिसर्च कराई जा रही थी। तो वो जो भी कीवर्ड्स मैं बोल रही थी, किसी में आ रहा है किसी में नहीं, वो अलग से सबको लिख दिया गया है। चलिए आ जाइए अब आगे। हालांकि आपके एग्जाम में बहुत डिटेल में चीजें नहीं आएंगी ना, क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रोविजन पता होना चाहिए कि कब आपको 100% की डिडक्शन मिलेगी, कब आपको 150% की डिडक्शन मिलेगी। आपको तो ये वाली बातें पता होनी चाहिए बस। अब आइए देखिए, सुनिए। आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज की, ठीक है जी मैम। उस कैपिटल एसेट को आपने यूज किया साइंटिफिक रिसर्च के लिए। आप सब जब साइंटिफिक रिसर्च के लिए कैपिटल एसेट को यूज करते हो तो इन जनरल केस उसमें आपको पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाती है कि नहीं मिल जाती? जी मैम, 100% डिडक्शन मिल जाती है। अब ये कैपिटल एसेट थी 10 लाख रुपए की, और आपने इस 10 लाख रुपए पर पूरे की पूरी 10 लाख रुपए की क्या क्लेम कर ली? डिडक्शन क्लेम कर ली। अब इस पर डेप्रिसिएशन वगैरह तो मिलेगा नहीं, आप सब जानते हो। ऐसी कोई भी एसेट जिसको इनकम टैक्स में पूरी तरह से डिडक्ट कर दिया गया हो, उस पर डैप, एडिशनल डैप, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस वगैरह 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 नहीं मिलते हैं। ये सब आप सब जानते हो, ठीक है मैम। लेकिन अब देखो, ये जो एसेट है, ये जो एसेट बिजनेस में आई, ये एसेट आप कभी ना कभी ऐसा भी तो हो सकता है बेच दो। साइंटिफिक एसेट का काम पूरा हो गया। सपोज करो ये जो 10 लाख रुपए की एसेट आपने खरीदी थी, ये किस लिए खरीदी थी? मैम, ये एसेट हमने खरीदी थी 10 लाख रुपए की साइंटिफिक रिसर्च के काम को करने के लिए, रिसर्च वगैरह करने के लिए हमने खरीदी थी। अब रिसर्च जो है वो आपकी क्या हो जाती है? पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब जब रिसर्च कंप्लीट हो गई तो हो सकता है आप इस एसेट को बेचोगे। क्या करोगे? बेचोगे। हो सकता है आप इसे बेचोगे नहीं, पर इसको अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज करने के लिए ले आओगे। साइंटिफिक रिसर्च से निकाल के नॉर्मल जो आपका बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में इस एसेट को ले आओगे। हो सकता है बिजनेस में कुछ साल यूज करो, उसके बाद इसको बेच दो। तो क्या क्या सिचुएशन आ सकती है वो सब सामने रख दी। कैपिटल एसेट थी, मैं अपने बिजनेस में लेके आई, मैंने साइंटिफिक रिसर्च में यूज की। साइंटिफिक रिसर्च जब मेरी कंप्लीट हो गई तो वो एसेट तो है, एसेट तो खत्म नहीं हो जाएगी। अब उस एसेट को हो सकता है मैं नॉर्मल बिजनेस में यूज कर लूं, और नॉर्मल यूज बिजनेस में यूज करने के बाद हो सकता है मैं उसको बेच दूं, या फिर हो सकता है मैं नॉर्मल बिजनेस में यूज करूं ही नहीं, जैसे ही मेरा साइंटिफिक रिसर्च का काम खत्म हुआ मैं उस एसेट को बेच दूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी मैम, बिल्कुल हो सकता है। तो ये घटनाएं घटित हो सकती है। तो इनका अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? जब साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट की सेल की जाएगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा? सेल दो केस में होगी। एक सेल होगी कि डायरेक्टली कर लो, उसको बिजनेस में, एक आपका जो नॉर्मल बिजनेस है उसमें लेके ही मत आओ। एक केस हो सकता है कि पहले नॉर्मल बिजनेस में लाओ, कुछ साल नॉर्मल बिजनेस में यूज करो, उसके बाद उसको बेच दो। तो ये दो केसेस आपके सामने आ सकते हैं सेल होने के, एक तो डायरेक्टली सेल और एक आफ्टर यूजिंग इन द बिजनेस, उसके बाद सेल करो। तो दोनों ही केस में सेल होने पर क्या ट्रीटमेंट होगा? जब सेल करते हैं तो पैसा आता है, तो उस पैसे को कितना टैक्स किया जाए पीजीबीपी में, कितना टैक्स किया जाए कैपिटल गेन में, ये सारी बातें अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ। क्वेश्चन माइंड में गया कि मैं अब क्या पढ़ाऊंगी? जी मैम, क्वेश्चन तो माइंड में बहुत अच्छे से गया। आंसर कितना हम समझ पाएंगे ये हम नहीं जानते। आंसर आपको, अगर क्वेश्चन आपको 100% समझ आया है तो जी आंसर आपको 200% समझ आएगा। इट्स माय प्रॉमिस। चलिए जी करते हैं। चलो अब ये दोनों सेल के केसों को समझते हैं। एक केस ये ले लेते हैं, एक केस ये ले लेते हैं। आपको पता है 2 बार सेल होती है। पहले सेल का केस ले रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च वाली जो एसेट थी, अब वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज नहीं हो रही, वो सीज्ड हो गई, मतलब कि अब उसका वहां पे कोई जरूरत नहीं है, तो उसको अब वहां पर यूज नहीं किया जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो एसेट है आप सोल्ड कर दो विदाउट यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। बिजनेस बोले तो जनरल बिजनेस जो आपका चल रहा है, एक नॉर्मल बिजनेस। आप उस एसेट को अपने नॉर्मल बिजनेस में भी नहीं ला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उसको बेच देते हो। आप कह रहे हो कैपिटल एसेट है और रिसर्च वगैरह का काम अब खत्म हो गया है और हमारे बिजनेस में भी इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक काम कर देते हैं, बेच देते हैं, पैसा ही आएगा, पैसा आएगा तो अपना काम चलेगा, काम धंधा आगे बढ़ेगा।
चलिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये एसेट को बेच रहे हैं। तो अगर ये ऐसे केस में एसेट को बेच दें, उसको बिजनेस में नहीं ला रहे, उसको डायरेक्टली बेच रहे हैं, तो लॉ क्या कहता है, कौन से लॉ का जन्म होता है, कौन सा लॉ पिक्चर में आता है, पढ़िए। ऐसे केस में सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 3 का जन्म होता है। जब आप साइंटिफिक रिसर्च वाली जो असेट है उसको बेच देते हो, बिजनेस में नहीं लाते, तो सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 3 अप्लाई होता है, जो कि बोलता है जब बेचते हो तो पैसा आता है कि नहीं आता है, जी बिल्कुल आता है। और जब पैसा आता है तो टैक्स बनता है कि नहीं बनता, जी बिल्कुल बनेगा। तो उन्होंने कहा इन दोनों में से एक और दो, इन दोनों में से जो भी कम आएगा, जो वैल्यू कम आएगी, उसी वैल्यू को पीजीबीपी में टैक्स कर दिया जाएगा। जब आप सेल कर रहे हो तो एक तो सेल प्राइस, दूसरा जितनी डिडक्शन आपने पहले अलाउड करा ली थी, उन दोनों में से जो भी कम होगा उतना पीजीबीपी में इनकम मान लिया जाएगा और पीजीबीपी में उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सपोज करो साइंटिफिक रिसर्च की जो आपने एसेट खरीदी थी वो कितने की खरीदी थी, 10 लाख रुपए की खरीदी थी, ठीक है जी मैम, 10 लाख रुपए की खरीदी थी। अब ये साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट जब आपने खरीदी थी तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आपको अलाउ हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा, जी मैम 10 लाख रुपए पूरा का पूरा अलाउ हो गया होगा। अब ये एसेट आप बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। जब बेच रहे हो तो सपोज करो आप ये जो एसेट बेच रहे हो, ये एसेट अब आप कितने में बेच रहे हो, 5 लाख रुपए में बेच रहे हो। तो लॉ मेकर बोलते हैं कंपेयर करो सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है बताइए मुझे मैम, सेल प्राइस है 8 लाख रुपए और डिडक्शन कितनी अलाउड की गई थी मैम, डिडक्शन अलाउड की गई थी 10 लाख रुपए। तो 5 लाख और 10 लाख में जो भी कम होगा उतना आपका टैक्स कर दिया जाएगा अंडर हेड पीजीबीपी। तो 5 लाख रुपए आपके पीजीबीपी में टैक्स कर दिए जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं, जी मैम आ गई अब बात समझ। इन्होंने एक लाइन और लिखी, ये तो आपको बता दिया कि पीजीबीपी में कितना टैक्स होगा, लेकिन जब कैपिटल असेट बिचती है तो कैपिटल गेन भी तो अराइज होता है कि नहीं होता, जी होता है। कैपिटल गेन शैल अराइज इफ सेल प्राइस मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। यही हमने कल की क्लास में भी एक केस किया था, वहां पर पढ़ा था कि कैपिटल गेन कब अराइज होता है जब सेल प्राइस आपका ज्यादा हो एक्चुअल कॉस्ट से। अब देखो यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी मैम, एक्चुअल कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, लेकिन सेल प्राइस कितना था मैम, सेल प्राइस है 5 लाख रुपए। क्या इस केस में कैपिटल गेन अराइज होगा, नो, इस केस में कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा क्योंकि सेल प्राइस जो है वो एक्चुअल कॉस्ट से कम है। अगर सेल प्राइस होता 15 लाख रुपए तो हाँ मैम फिर 5 लाख रुपए का कैपिटल गेन अराइज हो जाता। चलिए, तो ये तो आपने केस पढ़ा जहां पर आप एसेट को डायरेक्टली बेच रहे हो, उसको अपने नॉर्मल बिजनेस में यूज होने के लिए नहीं ला रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपका पीजीबीपी की इनकम भी निकलेगी और अगर सेल प्राइस एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा होगा तो उस केस में आपका कैपिटल गेन भी निकलेगा। नेक्स्ट, सोल्ड आफ्टर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। आपने कैपिटल असेट लिया एंड फर्स्टली आप क्या कर रहे हो, उस कैपिटल असेट को यूज कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। आफ्टर यूज ऑफ बिजनेस आप सोच रहे हो कि ठीक है जी बिजनेस में भी काम हो गया और साइंटिफिक रिसर्च की एसेट से जो भी रिसर्च वगैरह करनी थी वो भी हो गया, अब ये किसी काम की नहीं है, अब इसको बेच दो। अब आप उसको बेच रहे हो, इस केस में क्या होगा, तो जब आप उसको बेच रहे हो इस केस में पिक्चर में आता है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 पिक्चर में आता है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो एसेट थी ये कितने की थी, मान लो 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की एसेट को जब आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेज किया तो आपको 10 लाख रुपए की डिडक्शन मिली कि नहीं मिली, जी मैम पूरी की पूरी 10 लाख की डिडक्शन मिल गई। अब लेकिन उस एसेट को आप बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो बिजनेस में जब लेके आते हो तो आप क्या करते हो, ओपनिंग WDV में ऐड करते हो ना उसकी एक्चुअल कॉस्ट, यस और नो, जी मैम करते हैं। कैपिटल एसेट बिजनेस में आती है तो वो ओपनिंग WDV में ऐड हो जाती है, लेकिन ऐड क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट। और मैंने आपको जब डेप्रीशिएशन में एक्चुअल कॉस्ट निकालने सिखाया था सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 1 में, तो वहां पर ये क्लियर कट बताया था ऐसी एसेट जो आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे हो जिसमें आपको 100% की डिडक्शन मिल चुकी है, उसको अगर आप बिजनेस में लेके आओगे तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या मानी जाती है, नील। ये बात नीचे लिखी भी हुई है, वेयर द साइंटिफिक रिसर्च
asset is used in the business after it ceased to be used for the scientific research, then the actual cost of such asset to assessee shall be the actual cost as reduced by the deduction allowed under section 35. क्या बोल रहे हैं ये कि जितने में भी आपने एसेट परचेज की थी उसमें से माइनस कर दो डिडक्शन। तो 10 लाख में परचेज की थी और यहाँ पर 100% की डिडक्शन बन जाती है, तो कितनी एक्चुअल कॉस्ट आई निकल के? निल। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुकी हूँ कि जब आप उसको बिजनेस में लेके जाओगे तो ओपनिंग WDV में आप कितनी वैल्यू ऐड करोगे? मैम निल। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई कि नहीं पहले ये बताओ। जी मैम इतनी आई। जब भी आप एसेट को बेच नहीं रहे, पहले अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो पहले बिजनेस में लाओगे तो एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगी? निल। नेक्स्ट, अब क्या होगा? बेचोगे भी तो, सपोज आपका बिजनेस में भी उसका जरूरत खत्म हो गई, तो अब आप क्या करोगे? बेचोगे। जब बेचोगे तो सेक्शन नंबर 43(6) एंड सेक्शन नंबर 50 पिक्चर में आएगा। सेक्शन नंबर 43 सबसेक्शन 6 किसकी बातें करता है? WDV की। और सेक्शन नंबर 50 किसकी बातें करता है? कैपिटल गेन की। अब जब आप बेच रहे हो तो एसेट की WDV ले लेना। WDV तो अब आपको कहां से मिलेगी? ब्लॉक से मिलेगी, क्योंकि अब वो असेट बिजनेस में आ गई और जब बिजनेस में आ जाती है तो वो ब्लॉक का पार्ट बन जाती है, और जब वो ब्लॉक का पार्ट बन जाती है तो वो अपना अस्तित्व खो देती है। तो आप बेचने के लिए तो आप क्या लोगे? उसकी WDV को यूज करोगे और सेल प्राइस को यूज करोगे। सेल प्राइस माइनस WDV कर दोगे तो सेक्शन नंबर 50 के अकॉर्डिंग आप पे कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे बहुत ही बढ़िया से। ठीक है मैम, क्योंकि कैपिटल गेन कैसे निकलता है? हमेशा सेल प्राइस माइनस जो भी ब्लॉक की वैल्यू है उसे हम माइनस कर देते थे। आ जाइए, मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करती हूँ, फिर आपको ये चीजें समझ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, ए परचेज्ड एन एसेट फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए इन्होंने एसेट परचेज की जिसकी वैल्यू कितनी है? 15 लाख रुपए इन द प्रीवियस ईयर 14-15। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 19-20 द सेड एसेट सीज टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ओ माय गॉड, 19-20 में ये जो एसेट है ये सीज्ड हो गई है बिजनेस पर्पस के, सॉरी आई मीन साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए। अब ये एसेट यूज नहीं हो रही। ठीक है जी, एक एसेट थी 15 लाख रुपए की वैल्यू थी, 14-15 में ली थी, 14-15 से लेके 19-20 तक तो हमने उसको यूज किया, बट 19-20 के बाद से वो हमारी यूज नहीं हो रही। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो सबमिटेड टू यू। आपको और भी काफी सारी डिटेल बताई है। इन्होंने आपको बोला है कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन इतना है। जो भी P&L अकाउंट बना होगा कंपनी का उसमें जो भी प्रॉफिट आता है बिफोर डेप्रिशिएशन, अभी डेप्रिशिएशन नहीं माइनस किया हुआ, ये बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए है। और इन्होंने आपको WDV दे रखी है ब्लॉक की 1/4/2019 को इतनी WDV है ब्लॉक की। ये नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शन दे रखे हैं। द साइंटिफिक रिसर्च एसेट इफ यूज्ड फॉर द बिजनेस shall be eligible for depreciation at rate 15%। 15% का डेप लगता था। ये जो मशीनरी है जो साइंटिफिक रिसर्च में यूज होती थी। कंप्यूट द इनकम इफ द साइंटिफिक रिसर्च एसेट इज सोल्ड फॉर 29 लाख। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो एसेट है इसको हम पहले क्या कर रहे हैं? पहले बिजनेस में यूज किया, और जब बिजनेस में यूज नहीं सुनो ध्यान से सुनो। ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक रिसर्च की जो एसेट है, एक सेकेंड, इफ यूज्ड, अगर बिजनेस में यूज होती तो उस पर डेप्रिशिएशन कितना लगता? 15%। अब ये बोल रहे हैं कि उस साइंटिफिक रिसर्च एसेट को 29 लाख रुपए में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। अज्यूमिंग दैट, इन्होंने बोला केस ए, इट इज सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस। आपने 29 लाख रुपए में बेची, और कैसे बेच दी? डायरेक्टली बेच दी, उसको बिजनेस में यूज नहीं किया। लेकिन केस बी में क्या बोल रहे हैं कि आपने उसको बिजनेस में पहले यूज किया, उसके बाद उसको बेचा। ठीक है जी, अब इन दोनों ही केसेस में बोल रहे हैं कि टैक्स ट्रीटमेंट करो, क्या होगा? और टैक्स ट्रीटमेंट तो आपने देख ही लिया चार्ट में क्या होगा, बट मैं ये केस आपसे पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगी। केस ए में ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी असेट थी, आपने परचेज की, आपने परचेज करने के बाद साइंटिफिक रिसर्च में यूज की, साइंटिफिक रिसर्च में यूज करने के बाद आपने उसको बिजनेस में यूज नहीं किया, आपने उसको डायरेक्टली बेच दिया। चलिए आ जाइए, केस है जिसमें आपने बिजनेस में यूज नहीं किया, उसको बेच दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? आपसे बोलो
कंप्यूट करो टोटल इनकम ऑफ द असेसी। टोटल इनकम निकालने के लिए क्या आपको इन्होंने कोई बिजनेस की इनकम दे रखी है? जी मैम, बिजनेस की इनकम इन्होंने दे रखी थी 5 लाख रुपए, जिसमें अभी डेप्रिसिएशन इन्होंने माइनस नहीं किया था बस, और तो इन्होंने कुछ नहीं दिया था। नो, तो बिजनेस की इनकम कितनी थी? 5 लाख रुपए। इसमें से आपको क्या माइनस करना है बताइए? मैम माइनस करना था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। तो इनका जो WDV आ रहा था वो कितना था बताइए? मैम WDV आ रहा है 10 लाख रुपए। कितना आ रहा है? 10 लाख रुपए। आप सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, ओपनिंग WDV कितना है? 10 लाख रुपए। क्या ये साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट बिजनेस में आई है? नो मैम, बिजनेस में वो एसेट नहीं आई। अगर आई होती तो मैं उसमें कितना ऐड करती? नील वैल्यू ऐड करती। भले ही मतलब कुछ नहीं करता, पर करके तो दिखाती ना। मार्क्स तो तभी मिलेंगे ना जब हम कोई चीज लिख के दिखाएंगे। तो यहाँ पर तो मैं कुछ ऐड नहीं करूंगी क्योंकि वो एसेट मैं बिजनेस में लाई ही नहीं। तो वैल्यू कितनी है मेरे पास? जो ओपनिंग एसेट आ रहा है 10 लाख की, तो 10 लाख पर मैं 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी। डेप्रिसिएशन मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल के आ गया? मैम आपके पास निकल के आ गए प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, एक प्रॉफिट तो मेरा निकल के आ गया, जो कि PGBP चैप्टर में आना बनता है। दूसरा प्रॉफिट अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कोई साइंटिफिक एसेट है, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट है, आप उसको बेच रहे हो, तो उसमें से 2 वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। उन दोनों में से जो वैल्यू लोअर होगी वो आपकी PGBP में टैक्सेबल हो जाएगी। अब कितनी वैल्यू PGBP में टैक्सेबल होगी? मैम आपने बताया था कि सेल प्राइस और जितने की डिडक्शन अलाउड हुई थी सेक्शन नंबर 35D में, इन दोनों में जो भी सबसे लेस आएगा। तो सेल प्राइस बताइए कितना है? मैम सेल प्राइस है 29 लाख। कितना है? सेल प्राइस 29 लाख। और डिडक्शन आपको कितने की मिली थी? मैम डिडक्शन मिली थी जितने की ये मशीन खरीदी थी, और मशीन कितने की खरीदी थी? मैम 15 लाख रुपए की। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 15 लाख रुपए। अब बताइए इन दोनों में लोअर कितना है? मैम 15 लाख लोअर है, तो 15 लाख मेरा टैक्सेबल हो जाएगा एज अ प्रॉफिट अंडर हेड PGBP और नॉट? यस मैम, ये हो जाएगा। तो मेरी PGBP की तो इनकम निकल के आ गई। एक तो PGBP से बिजनेस इनकम निकल के आई 3,50,000 रुपए की, एक PGBP से मेरी साइंटिफिक रिसर्च की सेल की इनकम निकल के आई 15 लाख रुपए की। तो टोटल इनकम PGBP हेड से कितनी आ गई? 18,50,000। लेकिन इन्होंने बोला टोटल इनकम निकालो, इन्होंने ये नहीं बोला कि बिजनेस इनकम निकालो, इन्होंने कहा टोटल इनकम निकालो। आप सब जानते हो जब हम साइंटिफिक रिसर्च की एसेट को डायरेक्टली सोल्ड करते हैं तो PGBP इनकम भी आती है और कैपिटल गेन भी आता है। और कैपिटल गेन कैसे आता है बताइए? जस्ट अभी अभी पढ़ाया था, फ्लो चार्ट दिखा देती हूँ, आ जाइए। कैपिटल गेन कैसे आता है? सेल प्राइस अगर ज्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, तो इन दोनों का डिफरेंस कैपिटल गेन होता है। आइए देखते हैं। सेल प्राइस बताइए कितना है इस केस में? मैम सेल प्राइस है 29 लाख और एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? 15 लाख। तो सेल प्राइस मोर देन है कि नहीं एक्चुअल कॉस्ट से? जी मैम, सेल प्राइस तो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है। इसका मतलब सेल प्राइस, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अभी इनका आंसर मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे। सेल प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल गेन। तो सेल प्राइस कितना था? 29 लाख, माइनस करो एक्चुअल कॉस्ट जो कि कितनी थी? 15 लाख। जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। मैम इन्होंने ये इंडेक्सेशन वगैरह ये सब कुछ क्या लिखा है? ये देखो, ये इंडेक्सेशन वगैरह क्या होता है मैं आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में सिखाऊंगी। जब आप सीख जाओगे तो इस 15 लाख की वैल्यू पर आप इंडेक्सेशन कर देना, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट है। 2015 में परचेज की थी, 2019 में बेच रहे हैं, 12 महीने से ज्यादा की है, तो ये लॉन्ग टर्म में आती है। हालांकि ये भी सिखाऊंगी कि लॉन्ग टर्म क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्या होता है। तो जब भी लॉन्ग टर्म होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस का हम इंडेक्सेशन करते हैं, वहीं पे सिखाऊंगी ये सब। तो इंडेक्सेशन वगैरह ये लॉन्ग टर्म अभी मैं कुछ नहीं सिखा रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या करते हैं? सेल कंसिडरेशन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो आप सेल प्राइस में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा?
कैपिटल गेन आ जाएगा। बस यहाँ पर इंडेक्सेशन वगैरह किया है, तो जब वो चैप्टर सीख लेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा। लॉजिकली आप क्लियर हो, यानी कोई चीज मैं बेच रही हूँ। अब ये पेन है, ये पेन मैंने कितने में खरीदा? 5,000 में। अगर ये पेन मैं 5,000 में खरीद के 6,000 में बेच दूंगी तो 1,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? और ये पेन मेरी कैपिटल एसेट है, तो ये मेरा प्रॉफिट कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। अब ये लॉन्ग टर्म है, अगर मेरे को इस पेन को यूज करते करते बहुत लंबा पीरियड हो गया तो मैं इंडेक्सेशन करती हूँ। इंडेक्सेशन क्या होता है वहीं सीखेंगे, अभी नहीं सीख रहे, ठीक है मैम। चलिए, अब ये इनकम आ गई, कैपिटल गेन हेड की इनकम आ गई। हमारे केस में ऑब्वियसली चेंज आएगी, पर आप वही समझ लो कि 29 लाख और ये 15 लाख है, और यहाँ पर जो भी डिफरेंस आए लिख लेना। फिर ये टोटल कर देना पीजीबीपी की इनकम का और कैपिटल गेन की इनकम का, तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं केस नंबर बी में। केस नंबर बी में आपको क्या बोला गया था? केस नंबर बी में बोला गया था कि आप डायरेक्टली नहीं बेच रहे हो, आप पहले कैपिटल एसेट को अपने बिजनेस में ला रहे हो, उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, फिर बेच रहे हो, ठीक है मैम। तो देखो, सबसे पहले निकालना टोटल इनकम ही है। टोटल इनकम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बिजनेस की इनकम देखो कितनी है। बिजनेस की इनकम मैम 5 लाख रुपए थी, लेकिन डेप्रीशिएशन माइनस करने से पहले आप इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे कि नहीं? जी मैम बिल्कुल करेंगे। और डेप्रीशिएशन निकालेंगे कैसे? तो सुनो, ओपनिंग WDV बताइए मुझे कितना था ब्लॉक का? मैम ओपनिंग WDV था आपका हमको तो दिख नहीं रहा मैम, थोड़ा सा स्क्रीन और डाउन कीजिए। दिख गया मैम, दिख गया। ओपनिंग WDV था मैम 10 लाख रुपए, ठीक है जी। आ जाइए वापस। ओपनिंग WDV था 10 लाख रुपए, ठीक है जी। क्या इसमें कोई असेट मैंने ड्यूरिंग द ईयर और परचेज या फिर ट्रांसफर की? जी मैम की थी ना। साइंटिफिक रिसर्च की जो असेट थी वो आपने ट्रांसफर की, ठीक है। तो मैं उसमें इसकी वैल्यू एड्स में उसकी वैल्यू ऐड करूँ कि नहीं? जी करोगे। बताइए कितनी वैल्यू ऐड करूँ? उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी इस पर्पस के लिए? मैम निल रहेगी। क्या रहेगी? निल। अब बताइए WDV फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीशिएशन कितनी आई? मैम 10 लाख रुपए। ये ऐसी WDV है जिस पर मैं डेप लगा दूं? बताइए यस और नो? नो मैम, अभी तो सेल भी तो माइनस करेंगे। क्लोजिंग WDV पे डेप्रीशिएशन लगता है ना, आपने परचेज ऐड कर दी तो सेल भी तो माइनस करो। सेल कितनी है बताइए? सेल है मैम 29 लाख रुपए की। आप सबको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, मुझे बताइए, मुझे रोकिए, वरना मैं यहाँ पर 29 लाख रुपीज ही लिखा छोड़ दूंगी। नो मैम ऐसी गलती मत करो, रुक जाओ, हम सब आपको रोक रहे हैं, ठीक है जी। आप सब ने मुझे रोका तो मैंने यहाँ से 29 लाख हटा दिया, मैंने 20 लाख यहाँ से रिमूव कर दिया। मैम आपने हमको बताया था कुछ ऐसा कि जब भी सेल प्राइस ज्यादा हो जाए इस वाली फिगर से, तो जितनी ये फिगर आ रही है ना इतना ही माइनस करेंगे, क्योंकि WDV निल नहीं आनी चाहिए, WDV निल नहीं होनी चाहिए। चलिए सेल प्राइस अब मैं कितना माइनस करूंगी? 10 लाख। तो WDV क्या आ गई? निल। सॉरी, WDV माइनस नहीं आनी चाहिए थी, निल आ जाए, इतनी तक ही आप सेल प्राइस लोगे। तो मैंने सेल प्राइस 10 लाख लिया, अगर मैं 29 लाख लेती तो WDV मेरी माइनस में पहुंच जाती, जो कि इनवैलिड होती। अभी बात समझ आई कि नहीं? अब WDV क्या आ गई? निल। ब्लॉक बताइए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? नो मैम ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या डेप्रीशिएशन निकालू? नो, डेप्रीशिएशन नहीं आएगा, यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कितना आ गया? 5 लाख रुपए। इतनी बात समझ आई कि नहीं? अब जब ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं करता तो आप सब जानते हो कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है, जो कि सेक्शन 50 और सेक्शन 43 वाली जो अभी बातें कर रही थी मैं, वो लग जाएगा। और वो मैं आपको बता रही थी कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? 43 और 50 लगेगा, और उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा बताइए? मैम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए हमको करना होगा कुछ काम। बिल्कुल सही, बिना काम के तो कुछ निकलता है क्या? नो मैम। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है? सेल प्राइस, ऑलरेडी ये सब सिखा चुकी हूँ, सेल प्राइस माइनस ब्लॉक की जितनी भी WDV बचेगी, ठीक है जी। क्योंकि मैंने जो असेट है वो कितने में सोल्ड किया बताइए? मैम जो असेट आपने सोल्ड किया उसका प्राइस था 9 लाख रुपए। कितना था? 9 लाख रुपए।
और ब्लॉक की WDV बताइए कितनी बची थी मैम। ब्लॉक की जो WDV थी वो थी ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक 10 लाख रुपए। तो 19 लाख रुपए का मेरा कैपिटल गेन आया कि नहीं जी मैम, 19 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन आ गया। तो 19 लाख का कैपिटल गेन, 5 लाख की बिजनेस इनकम, टोटल इनकम कितनी हो गई 24 लाख रुपीज। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च का केस आपको बढ़िया से समझ आया होगा, आई होप। नहीं समझ आया होगा तो फिर मैसेज कीजिएगा, डाउट पूछिएगा, भला की कोई ऐसी चीज थी नहीं जो कि समझ ना आए। चलिए अब 2-3 छोटी छोटी एग्जाम्पशंस करेंगे, उसके बाद एक बड़ी एग्जाम्पशन और करेंगे। एग्जाम्पशन जहां जहां बोल रही हूँ डिडक्शंस मान लीजिएगा। क्या डिडक्शंस, हालांकि एग्जाम्पशन और डिडक्शन में छोटा सा डिफरेंस होता है, मैं पढ़ाऊंगी जब आपको डिडक्शन का चैप्टर 1 कराऊंगी तब पढ़ाऊंगी। चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं जनरल डिडक्शंस मिल रही है इनकम में से, उसकी बातें, ये छोटी छोटी सी बातें और देख लो, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। एक सेक्शन नंबर है 35 CCA। CCA बोलता है कि आप कोई डोनेशन करते हो रूरल डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट के लिए आप कोई भी डोनेशन देते हो तो वो डोनेशन की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी 100%। जी हाँ 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन वो डोनेशन की डिडक्शन आपको तभी अलाउ होगी जो आप डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, वो डेवलपमेंट प्रोग्राम किसी स्पेसिफाइड, किसी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा हो, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको सेटअप किया गया हो, या फिर उससे जो भी एसोसिएटेड है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह पर्सन्स को जो दी जा रही है रूरल डेवलपमेंट के तहत दी जा रही हो। नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड सेटअप बाय नोटिफाइड, मतलब कि बेसिकली कुछ फंड्स के नेम है, ये फंड के नेम है, अगर वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा नोटिफाइड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड होगा, और नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड के द्वारा नोटिफाई होगा, तो इन सब केसेस में अगर आप रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दे रहे हो तो आपको 100% अलाउ हो जाएगी। मैम ये नेम याद करने हैं क्या, इतना डिटेल नेम याद हो ही नहीं सकता, आप मत कीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन दिए तो क्या अलाउ होगी, जी हाँ 100% अलाउ हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, कोई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां पर आपने कोई पैसा दिया है, या फिर आप खुद का ही कोई एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, उसमें आप कोई पैसा लगा रहे हो, तो उस केस में आपको 150% की एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलेगी। आपने खर्चा किया 1 करोड़ रुपए का, लेकिन डिडक्शन कितने की मिलेगी, 1.5 करोड़ की। ठीक है मैम। इन ऑर्डर टू गिव इंसेंटिव टू बिजनेस एंटिटी टू प्रोवाइड बेटर एंड इफेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव सर्विस, वेटेड डिडक्शन 150% ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट शैल बी अलाउ। एग्रीकल्चर एक्सटेंडेड मतलब कि आप खेती बाड़ी को बढ़ावा दे रहे हो, उसमें आप खर्चा कर रहे हो, तो उस केस में आपने जितना खर्चा किया उससे 150% का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आप खर्चा कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट में खर्चे करने के लिए आप डोनेशन दे रहे हो, या अपने ही एम्प्लॉय का स्किल डेवलपमेंट करा रहे हो, तो उस केस में भी आपको 150% की डिडक्शन मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू गिव इंसेंटिव्स टू कंपनी टू इन्वेस्ट ऑन स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आजकल हर कोई चाहता है कि एक एम्प्लॉय अच्छा एम्प्लॉय तब कहलाता है जब उसके स्किल्स वगैरह सारे पूरी तरह से डेवलप हो। तो इस केस में अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय का स्किल डेवलपमेंट करती है तो ये हमारे इंडिया के लिए अच्छी बात है या बुरी मैम, अच्छी बात है, क्योंकि जब देश का एक मजदूर ऊपर उठता है तभी तो इकॉनमी ऊपर उठती है। जी मैम बिल्कुल सही बात है। तो जब ये स्किल डेवलपमेंट करेंगे, एक वर्कर का जो स्किल डेवलपमेंट होगा तो वो ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा, जी उठेगा। तो लॉ मेकर बोलते हैं अगर आप ऐसा खर्चा कर रहे हो जिसमें आप स्किल डेवलपमेंट में लगे हुए हो, स्किल डेवलपमेंट्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप ऐसे काम कर रहे हो, तो उस केस में भी हम आपको 150% का खर्चा देंगे, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग वाले खर्चों की कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है मैम, बात तो समझ आई। अब आता है बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन नंबर 35D। ओके मैम, इससे पहले जो सेक्शन था वो 35 था, शायद गलती से एक जगह में 35D ना बोल गई हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं लिख दिया। नो, वो सेक्शन नंबर 35 ही था और ये सेक्शन नंबर 35D है। ठीक है जी मैम।
अब हम इसको समझते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पक्का इसमें से एग्जाम में एक आधा एंट्री डाल देते हैं। हालांकि आपको प्लस माइनस करना है, करना कुछ नहीं है, बस पता होना चाहिए कहाँ पर कितनी डिडक्शन मिलेगी, उतना ही अमाउंट प्लस माइनस करना है। चलिए स्टार्ट करूँ इसको समझाना या नहीं? जी मैम स्टार्ट तो कर दीजिए, क्योंकि हम मना करेंगे तो कौन सा आप रुक जाओगे। ये सेक्शन बात करता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की। कंपनी स्टार्ट करते टाइम, या फिर आप कंपनी नहीं हो, कोई इंडिविजुअल हो, तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आप कुछ खर्चे करते होगे। हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली, लेकिन आपको अब उस काम को बढ़ाना है, बड़े लेवल पर लेके जाना है, तो आप बीच में कोई खर्चा करते होगे उस कंपनी के एक्सटेंशन के लिए। तो उस केस में जो भी खर्चे आपने किए हैं, कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं बताऊंगी, उन खर्चों का एक्सपेंडिचर आपको अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अलाउ किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें लिखी है सेक्शन नंबर 35D में। चलिए आ जाइए, सुनते हैं, समझते हैं। Applicability. The provision of this section is applicable to the following assessee: Indian company और नॉन कॉर्पोरेट रेजिडेंट assessee। एक तो कंपनी पर भी ये वाला प्रोविजन लगेगा, और जो नॉन कंपनीज है उन पर भी ये वाला प्रोविजन लगेगा। सपोज मेरी कोई कंपनी नहीं है, अगर मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैंने इंडिविजुअल्स कैपेसिटी में कोई बिजनेस खोल लिया, कोई फर्म खोल ली, कुछ भी खोल लिया, AOP, BOI, कुछ भी किसी भी नाम से खोल लिया, तो क्या ये सेक्शन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा? क्यों नहीं होगा जी, कहाँ मना किया है? बिल्कुल होगा, 110% होगा, बिल्कुल होगा। ये जो सेक्शन है 35D, ये सभी असेसी पे लगेगा, लेकिन वो असेसी इंडिया का ही होना चाहिए। अगर वो कंपनी है तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम हो रहा है तो वो रेजिडेंट कैपेसिटी में होना चाहिए। नॉन रेजिडेंट के ऊपर 35D नहीं ही लगेगा। चलिए बात समझ आई कि नहीं जी मैम? हमको इतनी इतनी बातें समझ आ रही हैं, सही जा रहे हो, देखो एकदम। अगर इतनी बातें कैच कर रहे हो ना तो एकदम सही जा रहे हो। बस एक काम और करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत छोड़ देना। ये जो भी क्वेश्चन मैं कराती हूँ इन्हें करो, फिर जैसे ही चैप्टर खत्म होता है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ढेर सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देती हूँ, और सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व देती हूँ, और डाउट का भी ऑप्शन देती हूँ कि डाउट है तो जो क्लासरूम स्टूडेंट्स है वो डायरेक्टली वॉइस मैसेज करें, कॉल करें, और जो अदर स्टूडेंट्स क्लासेस कर रहे हैं मैंने उनको मेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, आप मेल आईडी पे डाउट कीजिए, विद इन 1 आवर 2 आवर 3 आवर, या फिर मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग तक आपका आंसर मिल ही जाता है। ये बच्चे जानते हैं जो भी डाउट्स पूछते हैं। चलिए जी बढ़ जाएं आगे। नोट्स टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना। Applicability of the provision of this section is applicable to the following assessee. Following assessee पे ये वाला प्रोविजन लगेगा, किस किस पर लगेगा? इंडियन कंपनी पर और नॉन कंपनीज पर भी लगेगा, लेकिन होना वो रेजिडेंट ही चाहिए जी, बाहर वालों पर ये प्रोविजन ना लग पाएगा। नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी जो खर्चे किए जा रहे हैं, प्रिलिमिनरी जो खर्चे किए जा रहे हैं, इनका नेचर क्या होगा? हो सकता है आप बिजनेस को शुरू करने से पहले खर्चा कर दो, हो सकता है बिजनेस को शुरू करने से पहले खर्चा कर दो। अगर बिजनेस को शुरू करने से पहले खर्चा कर रहे हो तो बिजनेस के सेटिंग अप के लिए, बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए ही वो खर्चा आपने किया होना चाहिए। लेकिन मैम अगर हम बिजनेस के कमेंस होने के बाद खर्चा कर रहे हैं तो जी बिल्कुल कर सकते हो। बिजनेस के कमेंस होने के बाद कर रहे हो तो अगर वो खर्चा आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के सेटिंग अप के लिए किया है, बेसिकली एग्जिस्टिंग बिजनेस का आप क्या कर रहे हो? एक्सटेंशन चाहते हो, एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग एंड सेटिंग ऑफ अ न्यू यूनिट। ऑलरेडी पुराना बिजनेस है, आप उसी को फैलाना चाहते हो। ऑलरेडी पुराना बिजनेस तो है, एक नया बिजनेस और खड़ा करना चाहते हो, तो इस केस में आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी खर्चा कर रहे हो तो भी आपको खर्चा अलाउ होगा। लेकिन कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं मैम, उस केस में खर्चा कर रहे हैं तो क्या होगा जी? खर्चा अलाउ होगा ना। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? खर्चा अलाउ होगा, ठीक है मैम। नेक्स्ट, अभी तक हमको ये पता चला कि खर्चा अलाउ होगा, चाहे पहले करो चाहे बाद में करो। पहले करेंगे तो वो बिजनेस कमेंसमेंट के लिए होना चाहिए, बाद में करेंगे तो जो बिजनेस ऑलरेडी कमेंस है उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है या फिर न्यू यूनिट को डेवलप किया जा रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए। लेकिन खर्चे का मैम नेचर क्या होना चाहिए? क्या सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे? क्या किसी भी नाम का कोई भी खर्चा होगा सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा क्या जी? नो नो नो, सारा खर्चा अलाउ नहीं होगा।
आपको खर्चा अलाउ होगा इस नेचर का। पढ़िए, प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। आप कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाते हो, ये बिजनेस है, आपने कोई बिजनेस का ऑब्जेक्ट सोचा, आपने कहा इसी ऑब्जेक्ट पे मुझे काम करना है, मुझे यही लेवल का बिजनेस खड़ा करना है, पर पता तो चले वो बिजनेस फिजिबल भी है या नहीं। आपने बिजनेस में कुछ ऐसा सोच लिया जो कि पॉसिबल ही नहीं था, जिसकी फिजिबिलिटी ही नहीं थी। अब जिस चीज की फिजिबिलिटी नहीं है, अब जैसे बोलते हैं कुछ लोग कि हम चांद से, क्या होता है वो, आसमान से तारे तोड़ के ले आएंगे, ऐसे ही कुछ होता है ना, कोई डायलॉग होता है वो। तो क्या वो फिजिबल है? वो फिजिबल नहीं है। बोलने में क्या जाता है, वो फिजिबल नहीं है। सिमिलरली आप जो बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस ऐसा एक्चुअल में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। तो इस चीज की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराने पे जो भी खर्चा किया गया होगा, वो खर्चा आपका अलाउ होगा। कितना होगा अभी बताऊंगी, अभी बस ये बता रही हूँ कि कौन कौन से वाले खर्चे अलाउ होंगे। अगर आपने खर्चा किया है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनवाने में खर्चा कर रहे हो, मार्केट सर्वे करा रहे हो, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, पहले मार्केट में पता तो लगे उस चीज की डिमांड वगैरह भी है कि नहीं है, मार्केट सर्वे करा रहे हो, इंजीनियर की सर्विसेज ले रहे हो, लीगल चार्जेस पे कर रहे हो। होता है ना कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम MOA बनवाते हैं, AOA बनवाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है तो वो करवाते हैं। तो बेसिकली जो भी लीगल चार्जेस पे किए जा रहे हैं, जो भी लीगल चार्जेस पे किए जा रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में कोई खर्चा किया है। कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, जो लीगल फीस जाती है, उसका खर्चा पे किया है। और रजिस्ट्रेशन और इश्यू ऑफ शेयर्स इश्यू कर रहे हो तो उसमें भी पैसा लगता है, शेयर्स को रजिस्टर्ड करा रहे हो उसमें भी पैसा लगता है, डिवेंचर्स में भी पैसा लगता है, और क्या ऐसा कोई भी खर्चा जो कि लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। ऐसे ऐसे अगर आप खर्चे कर रहे हो, आप ये जो खर्चे कर रहे हो, ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या ऑलरेडी स्टार्टेड बिजनेस को एक्सटेंशन करने के लिए ये खर्चा आप इनकर्ड कर रहे हो। तो ये खर्चा इनकर्ड किया है तो ये खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। बट मैम प्रॉब्लम आती है, कितना अलाउ होगा? तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कहा जितना भी खर्चा आपने इनकर्ड किया उसका 1/5 कर दिया जाएगा। 1/5 खर्चा आपको एवरी ईयर 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ हो जाएगा। द डिडक्शन शैल बी अलाउड एन अमाउंट इक्वल टू 1/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर फॉर ईच 5 सक्सेसिव ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस और द प्रीवियस ईयर इन विच एक्सटेंशन ऑफ द अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड और न्यू अंडरटेकिंग कमेंसेस प्रोडक्शन और ऑपरेशन। ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था तो जब बिजनेस कमेंस हुआ उससे 5 साल के अंदर ये खर्चा आपको 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउ कर दिया जाएगा। सपोज 5 लाख रुपए का आपका खर्चा आया तो एवरी ईयर आप एक लाख रुपए का क्लेम ले सकते हो, अपने प्रॉफिट को एक लाख रुपए से रिड्यूस्ड कर सकते हो। अगर आपने बिजनेस न्यू नहीं स्टार्ट किया था, आपने बिजनेस को एक्सटेंड किया, तो जिस टाइम आपने जिस ईयर में बिजनेस एक्सटेंड किया उस ईयर से 5 साल तक आप एक खर्चा ले सकते हो। ठीक है मैम, ऑलरेडी हमारे पास बिजनेस था, हमने एक और न्यू यूनिट खोली, तो जिस दिन न्यू यूनिट खोली उससे 5 साल तक आप ये खर्चा अलाउ करा सकते हो। तो बेसिकली ये जो खर्चा है वो आपको 1 टाइम में नहीं मिल रहा, उसको 5 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जा रहा है। 5 भागों में बांट के एक भाग आपको दिया जा रहा है। बेसिकली उसका टुकड़ा किया जा रहा है और एक टुकड़ा आपको एवरी ईयर दिया जा रहा है। बात समझ आई कि नहीं बताइए? जी मैम, अब बात समझ आ रही है। पर मैम जितना खर्चा इनकर किया होगा क्या सारा मिल जाएगा? सपोज हम कंपनी को बोल दें 1 करोड़ रुपया खर्च किया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, क्या सारा दे देंगे? ऐसा अगर कर दिया ना तो कोई टैक्स ही नहीं भरेगा। इतना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फेक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखाया जाएगा जिसकी हद नहीं है। तो लॉ मेकर ने लिमिट लगा दी। कैसे लिमिट लगाई आइए दिखाती हूँ। इन्होंने का जो मैक्सिमम डिडक्शन होगी वो कुछ इतनी रहेगी। आप कितना भी खर्चा कीजिए हम उस खर्चे को नहीं मानेंगे। हम जो लिमिट लगा रहे हैं मैक्सिमम इतना ही अलाउ करेंगे। अगर आपका खर्चा इस लिमिट तक में आ जाता है तो ठीक है, इस लिमिट से ऊपर जाएगा तो जितनी ये लिमिट है ना सिर्फ और सिर्फ इतना ही एक्सपेंडिचर हम आपको अलाउ करेंगे। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
समझ आ रहा है ना? जी मैम समझ आ रहा है। चलिए यही तो मैं चाहती थी सुनना, बस सभी ये बोलते रहो जी मैम समझ आ रहा है, हालांकि समझ आता है ना? जी मैम आता है। आप सब मैसेज में तो मेरे को बताते हो मैम बढ़िया समझ आ रहा है, बहुत ही बढ़िया समझ आ रहा है, सच बताते हो ना? जी मैम सच्ची सच्ची बता रहे हैं, झूठ बोल के हमें क्या मिलेगा? सही बात है एकदम। अरे समझ तो आएगा, मैं समझा रही हूँ, समझ कैसे नहीं आएगा, समझाना तो पड़ेगा जी, और समझ भी आपको आएगा, तो फिक्र मत कीजिए, बस टाइम दीजिए और पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपकी ग्रिप में होगी। चलिए खर्चा मैक्सिमम कितना अलाउ किया जाए? Where the aggregate amount of expenditure exceed the 5% of cost of project। अगर मैं बात करूं ऐसे असेसी की जो कि नॉन कॉरपोरेट वाले हैं, जो कंपनी नहीं है, अब नॉन कॉरपोरेट असेसी हैं, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आप देख लेना, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इनका कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% कर लेना। अब ये आपकी मैक्सिमम लिमिट आ गई। अब देख लेना एक्चुअल में जो खर्चा इनकर्ड किया है, अगर वो इससे ज्यादा है तो उतना आपको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ इतना ही मिलेगा जितना कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकल के आएगा। लेकिन अगर ये जो खर्चा आपने एक्चुअल में इनकर्ड किया है वो मैक्सिमम डिडक्शन से कम है, तो जितना आपने एक्चुअल में इनकर्ड किया है उतनी की आपको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है जी, तो आपको हमने क्या बताया, मैक्सिमम डिडक्शन बताई कि मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम तो इतनी मिलेगी जितनी ये लिखी है, लेकिन जो आपने खर्चा किया है एक्चुअल में वो इससे भी कम है, तो फिर जो आपने किया है चुपचाप से उतना ही क्लेम करना 5 इंस्टॉलमेंट में। लेकिन मैम वो खर्चा बहुत ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कम आ रही है, तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डाल देना। ठीक है, क्या मैम पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ली जाएगी? नो नो नो, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना होगा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना आ रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पूरी नहीं देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है अभी बताऊंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% ही आपको दिया जाएगा। चलिए पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या होता है। Cost of project means actual cost of fixed asset as on the first day of previous year in which the business is commenced or extension is completed or new investing। ये कह रहे हैं कि आपका न्यूली कमेंस्ड बिजनेस है तो फर्स्ट डे में आपने फिक्स्ड एसेट में कितना इन्वेस्ट कर रखा था, जितना भी पैसा आपने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। उस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% कर लेना, आपके पास मैक्सिमम डिडक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है मैम, लेकिन किसके लिए आएगी? सिर्फ और सिर्फ नॉन कंपनीज के लिए। लेकिन मैम अगर कंपनी हुई तो फिर हम क्या करेंगे? अभी तो आपने कंपनी का नहीं सिखाया, तो आप सिखा देते हैं जी, क्या बात है, टेंशन क्यों लेते हो? फॉर एन इंडियन कंपनी, अगर कंपनी की बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा द एक्सेस शैल बी इग्नोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस। पहले इतना पढ़ो, सिर्फ इतना, रुक जाओ, चलो अब समझ आएगा। ये बोल रहे हैं कि अगर वो नॉन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर कर लेना। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर कर लेना। जो भी इन दोनों में ज्यादा निकल के आएगा वही आपकी मैक्सिमम लिमिट होगी अंडर सेक्शन 35D। ठीक है जी, अगर आपने इस लिमिट से ज्यादा एक्चुअल में खर्चा इग्नोर कर रखा है तो जितना ज्यादा कर रखा है उतना खर्चा आपका इग्नोर कर दिया जाएगा और मैक्सिमम इतनी ही डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D आपको परमिट की जाएगी। मैम इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दोगे ना तो बात ज्यादा समझ आएगी। जी बिल्कुल कराऊंगी, क्वेश्चन किए बिना क्लास तो आज खत्म होने वाली नहीं है, क्वेश्चन तो करेंगे, बहुत छोटा सा बड़ा क्यूटी पाई सा करेंगे। चलो पहले बात समझो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 3 चीजों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर कैपिटल आ जाएगी, सारी शेयर कैपिटल आ जाएगी, डिबेंचर्स आ जाएंगे, शेयर कैपिटल मैम इक्विटी प्रेफरेंस दोनों, जी हाँ दोनों, डिबेंचर्स आ जाएंगे, जी आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो वो आ जाएंगी, जी आ जाएंगी। यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या मतलब है, देखिए लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मीन्स मनी बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट और IFCI और ICI और एनी अदर बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि 5 साल के बाद
बाद आपको रीपे करनी है। कोई भी ऐसी बोरोइंग जो आपने इन तरह के बैंकिंग चैनल से ले रखी है और आपको 5 साल के बाद उसको रीपे करना है, तो उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग की कैटेगरी में डाला गया है। या फिर आपने मनी बोरो की थी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए आउटसाइड इंडिया से, और वो मनी आपको रीपे करनी है 7 साल के बाद, एटलीस्ट 7 साल से पहले तो नहीं करनी। आपको प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने थे, आउटसाइड इंडिया से लेने थे, जिसके लिए आपने क्या किया, मनी बोरो किया। मनी बोरो मैम इंडिया से? जी हाँ, इंडिया से किया। तो उस केस में वो अगर लोन आपको वापस करना है 7 साल के अंदर अंदर वापस करना है, तो इस केस में इस ट्रांजैक्शन को भी हम बोरोड मनी में डाल देंगे। ठीक है जी। हालांकि इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना होगा, इतना डिटेल में आपको एग्जाम में नहीं देते हैं। आपको लिख के दिया जाएगा इतनी बोरोइंग है, इतना शेयर कैपिटल है, इतना डिबेंचर है। आप तीनों को एग्रीगेट कर देना। तीनों को एग्रीगेट कर दोगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, बताइए मैम? हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, उन दोनों में देख लेना हायर कौन सा है, और जो भी हायर निकल के आएगा मैक्सिमम डिडक्शन आपको उतने की ही मिलेगी। आ जाइए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है पर है बढ़िया। अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जर्डाइन लिमिटेड इज एन एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी which set up a new industry unit, जिन्होंने एक न्यू यूनिट लगाई। इट incurred the following expenditure, इन्होंने इतने इतने खर्चे इनकर किए। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन्होंने 4 लाख रुपया लगाया। ओ माय गॉड, ये तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कवर है। मार्केट सर्वे, ओ माय गॉड, ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में कवर है। लैंड, लीगल एंड अदर चार्जेस फॉर इश्यू ऑफ एडिशनल कैपिटल इनकर्ड फॉर न्यू यूनिट, ओ माय गॉड, ये भी पीई में कवर है। पी बोले तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टोटल इन्होंने 11 लाख का खर्चा कर दिया। क्या मैं इस 11 लाख के खर्चे का 1/5 करके एवरी ईयर एक इंस्टॉलमेंट इनको अलाउ कर दूं, या फिर मुझे इस खर्चे को अलाउ करने से पहले मैक्सिमम लिमिट को चेक कर लेना चाहिए? मैम मैक्सिमम लिमिट को चेक कर लेना चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इन्होंने और भी डेटा आपको दिया। इन्होंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब इन्होंने आपको टोटल फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट आपको एग्रीगेट करके दे दी। कैपिटल एम्प्लॉयड भी इन्होंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। चलिए, व्हाट इज द डिडक्शन एडमिसिबल टू द कंपनी? अगर ये कंपनी है तो बताइए इनको मैक्सिमम डिडक्शन कितने की मिलेगी? मैम कंपनी के केस में आपने हमको बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं। जी बिल्कुल सही बात। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितनी है मैम? 30 लाख। तो 30 लाख का कितना कर देना? 5% कर देना। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है मैम? 40 लाख। 40 लाख का क्या कर देना? 5% कर देना। यहाँ पे कितनी निकल के आएगी बताइए? वैल्यू कितनी निकल के आएगी? कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से और मुझे बताइए। मैम ये आ जाएगी आपकी 1,50,000। ये आएगी 1,50,000 रुपये। यहाँ पर लिख देती हूँ 1,50,000 रुपये। और ये वाली कितनी आएगी बताइए? मैम ये आ जाएगी 2 लाख रुपये। ठीक है जी। इन दोनों में जो भी हायर होगा मैक्सिमम इतना ही आप क्लेम कर सकते हो। तो मैक्सिमम इन दोनों में कितना हायर है बताइए मैम? 2 लाख रुपये। अब देखो, आपने जो एक्चुअल में खर्चा इनकर किया था वो कितना किया था? 11 लाख। लेकिन लॉ आपको मैक्सिमम कितना अलाउ कर रहा है? 2 लाख। तो जितना भी है एक्सेस वो सारा आप इग्नोर करोगे और 2 लाख को 5 से डिवाइड कर दोगे और एवरी इंस्टॉलमेंट में आप 40,000 रुपया 5 साल तक क्लेम करते चले जाओगे। चलिए नेक्स्ट केस मान लो, अगर ये जो मिस्टर जर्डाइन है ये एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ये कोई कंपनी नहीं है। जब ये कंपनी नहीं है तो फिर आप सबको पता है हम क्या करेंगे? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड एक्चुअल विच एवर इज लेस। चलिए 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट करोगे कितना आएगा? 1,50,000। लेकिन टोटल खर्चा कितना हुआ है? 11 लाख। तो मैक्सिमम कितना लाभ होगा? 1,50,000। तो 1,50,000 को 5 से डिवाइड कर देना और एवरी ईयर पर्टिकुलर एक इंस्टॉलमेंट इनको मिल जाएगी। जब 1,50,000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये आ जाएगा। तो एवरी ईयर 30,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हो। आई होप अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई हो। इसी के साथ ये आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है। कल मिलेंगे नई डिडक्शंस के साथ। चलिए तब तक के लिए करते रहिए आप रिवीजन एंड रिवीजन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।